नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कक्षा 12वीं से पाठ 3 कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित उनकी 2 कविताएं कविता के बहाने बात सीधी थी पर। ये दोनों ही कविताएं जो हैं इनकी यहाँ पर ली गई हैं। जो पहली कविता कविता के बहाने है वो इन दिनों संग्रह से ली गई है, और जो दूसरी कविता बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं कुंवर नारायण जी का संक्षिप्त परिचय। इनका जो जन्म था वो 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये देश प्रेमी रहे हैं। देश की आज़ादी में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और कुंवर जी ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन का भी भ्रमण किया था। और अगर इनके हम प्रमुख संपादन कार्यों की बात करें तो साहित्यिक पत्रिका युग चेतना, आजकल, नया प्रतीक और छायानत जो हैं इन पत्रिकाओं का कार्य किया। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य संग्रह में चक्रव्यूह, अपने सामने, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, परिवेश, हम तुम आदि, और प्रबंध काव्य आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। और कुंवर नारायण जी को के कुछ एक प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए थे इन्हें। आत्मजयी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान और कुछ अन्य साहित्यिक पुरस्कार भी इनके खाते में हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, प्रेमचंद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अब अगर हम इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इनकी जो कविताएं हैं उनके जीवन में काफ़ी इन्होंने प्राथमिकताएं पाई हैं और कलाओं की समीक्षाएं भी लिखी हैं। और कुंवर जी कविता में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। वे साहित्य का संबंध जो है सीधा जीवन के साथ मानते थे। और भाषागत विशेषताओं की अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने शिल्प को जो है वो विशेष महत्व दिया है, और कविता की बनावट और बुनावट दोनों को ही माना है। भाषा और विषय की विविधता, यथार्थ का खुदरापन और व्यंजकात्मक भी उनकी भाषा के मुख्य अंग रहे हैं। यहाँ पर जो श्री कुंवर जी की 2 कविताएं हैं, जो कविता के बहाने है, ये एक यात्रा है जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति और दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। ये बात निश्चित नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल खिलने की सीमा है, लेकिन इन सब के विपरीत बच्चे के अपने सपने असीम हैं। बच्चों के खेलने की कोई सीमा नहीं है। और दूसरी जो कविता है इसी कविता में, कविता के बहाने में कवि ने ये भी बताया है कि जो कविता है वो शब्दों का खेल होता है, और शब्दों के खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य जो है सभी एक उपकरण मात्र हैं, सोर्सेज हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, चाहे वो घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या समय की सीमा ही क्यों ना हो। जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, इसमें कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है कि और भाषा की सहजता की बात कही गई है। हर बात के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। कवि ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बेटा, इस कविता में जो है कविता ने माना है कि आज के युग में कविताओं का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि आज का युग यंत्रों का युग हो गया है। और ऐसे वातावरण में कविता द्वारा जो है कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। तो श्री कुंवर नारायण जी ने इन पंक्तियों के द्वारा कविता को स्वच्छंद उड़ान कहा है। कवि कहता है कि कविता की इस उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात चिड़िया के उड़ने की तो सीमा निश्चित हो सकती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। वो हर जगह आज़ादी से घूम सकती है और उसे हर प्रकार की आज़ादी होती है। अर्थात चाहे वो किसी बागबाड़ी में घूमे या किसी आंदोलन में सैर करे, कविता चाहे किसी के जीवन से गुजरे या फिर खुले आसमान में, इस प्रकार कविता के विचरण की कोई भी सीमा नहीं होती है। और जो कविता के पंख हैं उसके बारे में कवि कहते हैं कि चिड़िया तो कुछ भी नहीं जानती। अर्थात क्या कहा है बेटा
कि जहाँ पर चिड़िया की भी उड़ने की एक सीमा होती है, उसे कहाँ तक उड़ान भरती है, लेकिन कविता एक मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि बेटा कविता कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जीव नहीं, इसे मन के विचारों के द्वारा ही किसी न किसी रूप में स्थान दिया जाता है। तो इसलिए आपको जैसे पता है कि हमारे मन में जो भाव आते हैं उन्हें हम जब कविता के माध्यम से लिखते हैं तो वो एक कविता बन जाती है। जब काव्यबद्ध पंक्तियां निर्मित करते हैं अपने भावों की तो वो कविता बन जाती है और उनका कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, वो कहीं पर भी जाकर लिखी जा सकती है। मन के भाव हम किसी भी रूप में उद्गारित कर सकते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि कविता की कोई भी सीमा नहीं होती है। अब बेटा हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो भाव पक्ष से संबंधित प्रश्न भी आता है और कला पक्ष से संबंधित प्रश्न भी आता है। अगर ये आपका पद्य देकर भाव पक्ष पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे कि कवि जो है आधुनिक समय को देखकर काफ़ी चिंतित है कविता के अस्तित्व को लेकर कि कहीं आज के यंत्रों के युग में इसका वजूद ही समाप्त ना हो जाए। और दूसरी बात, कवि ने कविता को पूर्ण रूप से संपूर्ण बताया है और कवि ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि कविता की उड़ान को चिड़िया भी नहीं जानती कि आखिर उसकी मंजिल कहाँ है और वो कहाँ तक जा सकती है। अगर कला पक्ष की बात करेंगे बेटा तो हमें काव्य का सौंदर्य उसमें बताना होता है और यहाँ पर अगर हम कवि के की कविता के सौंदर्य का वर्णन करें तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे काव्य में यथार्थता का गुण विद्यमान है, भाषा सरल और सहज व भावपूर्ण है और कवि ने संपूर्ण पद में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है, चिड़िया क्या जाने, ठीक है ना, ये जो शब्द बार बार आए हैं और तुकबंदी के कारण गेयता का गुण पैदा हो गया। और बेटा काव्य में लय और गेय होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला पैराग्राफ है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर भी बेटा कवि ने फूल और बच्चे के को माध्यम बनाकर यात्रा की है और कुंवर नारायण जी एक और फूल को माध्यम बनाकर प्रकृति को रखते हैं और दूसरी तरफ भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बच्चा इनका माध्यम बना है। तो इस काव्य में बेटा कवि ने पहले फूल की संज्ञा दी है, कविता के साथ जब तुलना की कि कविता एक फूल के समान है, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर है। कैसे कि कविता के खिलने के बारे में फूल भला कुछ नहीं जानता, आखिर क्या जानता है, क्योंकि फूल के खिलने की तो एक सीमा होती है, लेकिन कविता जब अपना वर्चस्व हासिल करती है, जब वो खिलती है, जब वो प्रकाष्ठा की ओर बढ़ती है तो उसके खिलने की कोई सीमा नहीं होती। कवि कहते हैं कि कविता के खिलने का ना दिन का समय है, ना रात का और ना कोई दोपहर का इसके लिए निश्चित। हम कभी भी अपने भावों को कविता के माध्यम से पिरो सकते हैं। यह हर समय प्रत्येक स्थान पर इसे अपनी इच्छा अनुसार खिला सकते हैं। कवि कहता है कि जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी जीवन लीला और उसका अस्तित्व दोनों समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत कविता अपनी उसी चमक के साथ चमकती है जो उसने प्रारंभ की है। दूसरी ओर बेटा कवि ने कविता को दूसरे रूप में खेल के समान बताया है, केवल शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है। कवि कहता है कविता में तो बेटा खेलों का ही खेल है, शब्दों का ही खेल है, ठीक है ना। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, क्योंकि बच्चा जितना अधिक खेलता है उसके माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ना तो वो खुद दुखी होते हैं और वो बच्चा भी दुखी नहीं है, खुश है, और वो उन्हें भी परेशान नहीं कर रहा। तो बेटा जिस प्रकार बच्चे के सपने असीम होते हैं, आप बच्चे हैं, कितने सपने आपने संजो कर रखे हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है, तो ठीक इसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है, जिस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य जो है इसके उपकरण मात्र हैं। क्योंकि इनको आधार बनाकर जो लिखा जाता है वो तो सिर्फ एक उपकरण है, लेकिन फिर भी उसकी कोई सीमा नहीं है। कवि कहते हैं कि जैसे बच्चे किसी घर की सीमा में नहीं बंधते, उनके लिए सारी पृथ्वी एक घर के समान होती है, उसी प्रकार कविता भी कुछ शब्दों में नहीं बंधती, इसे आगे बढ़ने और अपना विस्तृत रूप पाने की आज़ादी होती है। अब बेटा यहाँ पर भी अगर इसके भाव पक्ष की बात करें तो कवि ने फूल और बच्चे के माध्यम से जो है कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है और इसके विस्तृत रूप का बोध हमें करवाया है। और कला पक्ष वही भाषा सरल सरस सहज प्रवाहमयी अनुप्रास अलंकार लय विद्यमान है,
कविता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, तुकबंदी है और कविता को मानवीकरण रूप भी दिया गया है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कुंवर नारायण जी की जो हमारी दूसरी कविता है, बात सीधी थी, ये कोई इनकी जो है कोई दूसरा नहीं संग्रह से में संकलित है, वहीं से आपके पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब बेटा इसमें कुंवर नारायण जी ने कविता में कथ्य और उसके माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए कहा है कि मनुष्य को भाषा हमेशा अपनी सहज ही रखनी चाहिए, वो चाहे कविता का निर्माण हो, लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो। तो कवि क्या कहते हैं बेटा, वो हमें इस बात का बोध कराना चाहते हैं कि कई बार ना हम अपनी बात को चाहे वो कविता में लिखनी हो या मौखिक रूप से कहनी हो, हम भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जब भाषा की कलिष्टता के कि इसको और ज़्यादा कलिष्ट करके बताएंगे लोगों को कि जब हम इस कलिष्टता के चक्कर में पड़ते हैं तो क्या होता है, वो बात और भी पेचीदा हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है बेटा कि जो बात हम कहना चाहते हैं कहते तो वही बात है, लेकिन अपनी भाषा की कमजोरी के कारण उसको स्पष्ट रूप नहीं दे पाते। फिर हम प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी तरह इधर उधर घुमा फिरा कर बात बन जाए, लेकिन इससे बात और कविता जो भी है उसमें और ज़्यादा टेढ़ापन, कलिष्टता आ जाती है। अर्थात बात का जो स्पष्ट अर्थ और उस बात का जो रस है वो खत्म हो जाता है जो उसमें होना चाहिए था। तो कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि इतनी भी भाषा में कलिष्टता ना लाई जाए कि उसके अर्थ में बिल्कुल ही बदलाव हो जाए, जिससे उस बात की कोई अहमियत ही ना रहे, तथा जो बात एकदम सरस तरीके से कहने की थी वो और भी बिगड़कर भयानक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो क्या कहने का पर्याय है बेटा, क्या भाव निकला यहाँ पर कि कविता हो या बात हो, हमें हमेशा सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो बात हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले को एकदम बिना किसी प्रयास के या दबाव के ही समझ में आ जाए, और बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, जबकि उस भाषा की कलिष्टता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देखो बेटा, कवि ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो सरल, सरस, बिल्कुल सहज है। हाँ, उर्दू शब्दावली का उन्होंने बिल्कुल पेचीदा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर काफ़ी भरपूर प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और बात बन जाना मुहावरे का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगले पद्यांश पर। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों को शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। अब बेटा यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसी बात के बिगड़ने पर ना हम उसे समझे बिना और भी बिगाड़ देते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि बात के बिगड़ने पर ना उसे धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन उसने धैर्य की बजाय हताश हो गया वो, और फिर बात बिगड़ती चली गई। अर्थात बेटा कवि कहते हैं कि जो वो बात प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट करना चाहता था उसे अपनी ही किसी भाषागत कमी के कारण साक्षात्कार रूप नहीं दे पाया, और साथ में यह नासमझी भी कर बैठा कि वो अपना दिमागी संतुलन बिगाड़ बैठा, अर्थात परेशान हो गया। और जब कोई इस हमारे काम या बात को बिगड़ते देखते हैं तो क्या होता है बेटा, जो सामने वाला व्यक्ति होता है जो हमारे काम को बिगड़ते हुए देखता है वो इसका भरपूर आनंद लेता है, जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। और क्या होता है बेटा, आपस की तकरार से जो है दूसरे अपना मनोरंजन करते हैं, और कवि को इसी बात की चिंता थी। और अक्सर ऐसा होता है बेटा कि जब हम अपनों द्वारा कही गई बात को चाह कर भी सामने वाले को नहीं बता पाते और बताते हैं तब भी तो उसकी समझ में नहीं आती तो गुस्सा आता है, और किसी आदमी के लिए ये बहुत ही हानिकारक होता है, और इसमें जो दूसरे लोग हैं वो उसका आनंद उठाते हैं। और यही बात कवि के साथ भी हुई।
फिर कहते हैं जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। वे कहते हैं कि मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, बात को अच्छी बनाने के चक्कर में मैं उसका प्रभाव ही ख़त्म कर गया, उसका असर ही ख़त्म कर गया और भाषा की कलिष्टता में जो है वो बेकार होकर रह गई, जिससे उसके अर्थ में सार्थकता भी नहीं रही। तो यहाँ पर बेटा कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना है। जब ऐसा हो जाता है तो अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है और वह सरलता से हो जाती है। और कला पक्ष बेटा वही, भाषा सहज है, सरल है और प्रभावपूर्ण भी है, मुश्किल, बेतरह, ज़बरदस्ती आदि शब्दों में उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्य में अनुप्रास अलंकार है और बात की चूड़ी मरना, इस मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और वैसे जो बात की चूड़ी मरना होता है बेटा, बात का प्रभावहीन हो जाना, उसका प्रभाव खत्म हो जाना। अगला है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब बेटा इन पंक्तियों में कुंवर जी बताते हैं कि जो कथ्य होता है हमारे द्वारा कहा गया वाक्य है और भाषा का सही सामंजस्य नहीं होने से वह बात को वहीं पर छोड़ देता है। कवि कहते हैं बेटा सभी प्रयत्नों के बाद भी जो हम बात कह रहे हैं, बात, कथ्य और भाषा में सामंजस्य जब आपस में तालमेल नहीं होता तो इस कारण कवि को यह बात कील की तरह उसी जगह ठोकनी पड़ती है। अर्थात कवि को अपने द्वारा कही गई बात को ही वापस रखना पड़ता है, न कि उनकी बात को पूर्ण रूप से कोई स्वीकृति प्राप्त हुई। मतलब सामने वाला तो कोई उस बात को मानता ही नहीं है। और इसका परिणाम क्या हुआ बेटा कि वो ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई देती है। देखिए कहीं ना कहीं बेटा कविता के शब्दों के बारे में कवि ने ये बात कहने का प्रयास किया है। हमने पहले भी इनकी भाषा शैली के संबंध में बात की थी कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। उस ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई दम या मजबूती नहीं थी उन शब्दों में, उन वाक्यों में। अर्थात उसमें भावों की अभिव्यक्ति का अभाव था। जो बात कहना चाहते हैं वो सामने वाले को स्पष्ट नहीं थी। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा हमसे शरारत करके चिढ़ाता है ना बच्चा हमें, उसी प्रकार कविता में या बात में काव्य और भाषा का तालमेल नहीं होने से भाषा मुझसे पूछती है कि क्या तुमने कभी भाषा सही तरीके से प्रयोग नहीं सीखी, उसका प्रयोग करना नहीं सीखा। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है बेटा, वो अपनी ही गलती का, कि व्यक्ति को अपनी गलती का खुद ब खुद अनुभव हो जाता है और उसे अपनी बात को वापस लेने में भी कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि उसे इस बात का अनुभव है कि उसके द्वारा कही गई बात का कोई दुख ही नहीं और ऐसी बात को लंबे समय तक टिका कर नहीं रखा जा सकता। और उसकी इस गलती का एहसास कविता ने भी उसे कराया है जब लोगों को वो समझ नहीं आई। तो अब कवि क्या बात करना चाहेगा बेटा कि जिसमें काव्य और भाषा का मेल होगा। अगर ऐसा करना आ जाता है तो कहा है ना कि कोई भी दबाव या अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और वो अपने आप सहूलियत के साथ हो जाती है। तो भाव पक्ष क्या रहेगा बेटा कि कथन, कथ्य और भाषा में सामंजस्य होने पर कविता की बात पूर्ण हो जाती है और उसके बाद किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमें अपनी कथन और भाषा के तालमेल पर जोर देना चाहिए, ना कि भाषा की कलिष्टता अर्थात कठिनाई पर। कला पक्ष हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा बेटा, उर्दू शब्दावली का प्रयोग जैसे शरारती, बरतना, सहूलियत, सहज, सरल, सरस व प्रवाहमयी भाषा और ठीक ठाक, पसीना पोंछते आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग और कविता को मानवीय रूप देने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। तो चलिए अब इसी की प्रश्नावली पर चलते हैं। इस कविता के बहाने बहाने बताएं, यानी कि देखो बेटा इस कविता के बहाने तो कविता है और बहाने हैं के माध्यम से, इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सब घर पर घर एक कर देने के क्या माने हैं। अब ये वाला जो प्रश्न है हमारे सामने, अभी बेटा देखो सब घर एक कर देने से क्या अभिप्राय है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए कवि ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते। उन्हें तो ये पता ही नहीं होता कि ये अपना घर है या पराया। जब बड़े होते हैं ना ये चीज़ें तो तब व्यक्ति के मस्तिष्क में आती हैं, तो वे तो जहाँ जाते हैं वहीं पर अपनी खेल कूद और मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। उनके लिए तो सारी पृथ्वी ही एक घर के समान है। बच्चे उनके पास जाते हैं
जो स्नेह से उनसे बातें करता है, अच्छा व्यवहार करता है और वे उसी को अपने मन में रमा लेते हैं। वे जो बोलते हैं सुनने वाले उन सब बातों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया है बेटा कवि ने, उनके लिए न भाषा की सीमा है न घर की कोई सीमा है, हर दिशा में उनका घर और प्रत्येक भाषा उनकी अपनी भाषा है। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? बेटा कवि के अनुसार जो है कविता पंख लगाकर कहीं भी उड़ सकती है, जैसा हमने व्याख्या में किया था। इसके उड़ने की कोई सीमा या समय नहीं होता और कविता की उड़ान तो जो है वो अनंत ऊंचाइयों तक है, जिसका अनुमान हम लगा ही नहीं सकते। लेकिन इसके विपरीत चिड़िया के संबंध में कवि ने क्या कहा कि चिड़िया की उड़ान समय और सीमा की पाबंदी है और वो एक निश्चित ऊंचाई तक ही अपने आप को उड़ा सकती है, उसके बाद उसकी उड़ान में रुकावट आ जाती है। ठीक इसी प्रकार फूल के संबंध में उन्होंने बताया कि उसके भी खिलने की एक सीमा है, एक निश्चित समय में खिलकर वो निश्चित समय के बाद मुरझा जाएगा, लेकिन ये सीमा कविता पर लागू नहीं होती। कविता के खिलने का न तो कोई निश्चित रूप से समय तय हुआ है और न ही खिलकर मुरझाने का कोई समय निश्चित है। तो कविता तो जो है वो एक ऐसा फूल है जो किसी भी समय खिल सकता है और कविता बेटा फूल की तरह खिलकर ही सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। अर्थात एक सफल कविता वही होती है जो अपने पाठकों को मंत्रमुग्ध करने में सफल रहती है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण हो सकते हैं? देखिए बहुत ही सरल सा इसका उत्तर रहेगा कि कविता और बच्चे को समानांतर रखा जा सकता है बेटा, क्योंकि जब हम बच्चे की कविता के साथ तुलना करते हैं ना, तो दोनों में एक जैसे गुण देखने को मिलते हैं कि जिस प्रकार बच्चे के खेल में उसके लिए समय स्थान की कोई सीमा नहीं होती, तो ठीक उसी प्रकार कविता के फैलाव पर भी किसी प्रकार की सीमा की पाबंदी नहीं होती। और कविता एक शब्दों का खेल है कि जिसमें जितना ज्ञान होगा वो उसी के अनुसार उस कविता को विस्तृत रूप प्रदान कर सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। साथ साथ कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? अब देखो बेटा, बिना मुरझाए महकने के माने से क्या अभिप्राय है? फूल के खिलने और महक प्रदान करने की एक सीमा है, अर्थात निश्चित समय पर खिलता है, अपनी समय सीमा के अनुसार ही खुशबू प्रदान करता है और निश्चित समय पर ही मुरझाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। लेकिन कविता की कार्यप्रणाली इन सब बातों से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि कविता हर समय खिलती है, खुशबू देती रहती है। इसका न कोई समय है न कोई सीमा है कि यह मुरझाए और अपनी खुशबू को समाप्त कर दे। ये अनंत काल तक जीवित रहती है और बिना मुरझाए महकती रहती है। जैसे देखिए, अगर मैं उदाहरण दूँ आपको बेटा, अनेक कवियों की जो कविताएं हैं जो उन्होंने लिखी तो पता नहीं कब थी, लेकिन अभी तक आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं और भी हम कविताओं का स्मरण करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो वो आज तक जीवित हैं। भले ही उनका निर्माण करने वाले कवि हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी कविताएं अमर हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या तात्पर्य है? देखो बेटा, इसका सीधा सा सरल बात ये है कि चाहे अच्छी बात हो या अच्छी कविता हो, उसका बनना सही बात और सही शब्द के साथ जुड़ता है। अगर बात सही कही गई हो, दूसरों की नज़रों में उस बात की अहमियत हो, तो वो उन शब्दों से अच्छी तरह मेल कर पाएगी जो हमने कही हैं, अर्थात जो हमने कहना चाहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अतिरिक्त दबाव महसूस करते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर तालमेल सही है तो ना अतिरिक्त दबाव की ज़रूरत है ना मेहनत की कोई ज़रूरत है कि हम अपनी बात को मनवाएं। वह सब जो हम कहना चाह रहे हैं सब सहूलियत से हो जाता है और बात भी सामने वाले को, सुनने वाले को या पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आ जाती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि बात और कथ्य एक ही बात है बेटा। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? अब देखो बेटा, कवि कहता है कि जो हमारी बात है और भाषा है वो दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार ना व्यक्ति अपनी बात या कविता कहने में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करता है। छोटी सी बात है, ठीक है, जब उसको घुमा फिरा कर बात की जाती है तो वो विचित्र बन जाती है। जब हम बात को स्पष्ट करने के लिए इधर उधर से अनेक शब्द उठाते हैं ना, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कई बार बात प्रभावहीन हो जाती है और उस बात का वो अर्थ ही नहीं रहता जो हम कहना चाहते हैं। तो प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक पेंच का एक निश्चित खांचा होता है।
तो भाषा के चक्कर में पढ़कर बेटा हम सरल सी बात की स्पष्टता को भी क्लिष्टता में डुबो देते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो चलिए साथ साथ यहाँ पर ये हमारे कुछ एक पूछा गया है, हमें मैच करना है, बिंब और मुहावरों से मिलान करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बात की चूड़ी मरना, तो इस पर आप लगाएंगे टिक, बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेच खोलना, बात में कसावट का न होना, ठीक है। उसके बाद है बात का शरारती बच्चे की, अगर इसकी हम बात करें की तरह खेलना आना था भाई, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, तो ये क्या रहेगा, बात में कसावट का न होना। फिर है पेच को कील की तरह ठोक देना, ये सभी मुहावरे और बिंब है बेटा। बात को सहज और स्पष्ट करना, और बात का बन जाना जो है कथ्य, यानी कि जो बात और भाषा का सही सामंजस्य बनना, अर्थात उसका सही तालमेल बन जाना, ठीक है जी। तो ये सब जो है बेटा हमारी जो कविता थी बात सीधी थी पर, और कवि के द्वारा लिखी गई कविता के बहाने कुंवर नारायण जी की जो महत्वपूर्ण कविताएं और इनकी प्रश्नावली से ही तभी हमने इन्हें समाप्त किया। इसके बाद हम आगे के पाठ्यक्रम के अपने अगले विषय के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।